टॉपिक में क्लास 6 मैथमेटिक्स बोर्ड त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था और आज के टॉपिक में हम देखते हैं सर्वांग समता। देखिए, सर्वांग समता का एक बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप उसको याद रखिएगा। कोई भी आकृति, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं वे आकृतियां जो आकार और माप में, ठीक है, माप में समान होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। उन्हें सर्वांग समता कहते हैं या होती हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, वे सर्वांग समता होती है, ठीक है। ये हमारा परिभाषा है। वे आकृतियां जो आकार और माप में, शेप एंड साइज, याद रखिएगा, शेप एंड साइज, अगर ये दोनों सेम हैं, आकार और माप में अगर समान होती हैं, तो हम सर्वांग समता कहते हैं कि वो सर्वांग समता होती है। दोनों आकृतियां वे सर्वांग सम होती हैं, या जितनी भी आकृतियां हैं अगर वो शेप एंड साइज में सेम है तो वो सर्वांग सम होती हैं। सर्वांग सम का जो प्रतीक होता है वो हम इस तरीके से करते हैं। प्रतीक जो होता है, दो इक्वल लाइन और इसके ऊपर एक टेल्स का चिन्ह बनाते हैं, इसको बोलते हैं सर्वांग समता का चिन्ह है, ये प्रतीक होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दो आकृतियों को, तो हम इसको दिखाते हैं। मान लीजिए एक आकृति ए है, या हम इसको दिखाते हैं सर्वांग समता ए, ठीक है। जो नॉर्मल जो कैरेक्टर होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ इस साइज की मत बात करिएगा, ठीक है। अब देखिए, और कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। आप इन चित्रों को देखिए और इसमें आप अंदाजा लगाइए कौन कौन से चित्र हैं सर्वांग सम है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे चित्र दिए गए हैं जो किताब में है। ए और जी जैसे कोई एग्जाम्पल में दिया गया है, समान लग रहे हैं, तो ये समान है। आइए हम खुद यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपको परिभाषा याद हो गई होगी, आप इसको याद कर लीजिएगा और एग्जाम्पल देखते हैं सर्वांग समता का, ठीक है। सर्वांग समता का जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल है आपके किताब में हाथ का, हथेली का, अगर आप अपने हाथ की हथेली में अगर दोनों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ढक ले रहा है, आपको यही हाथ लग रहा होगा कि ढक ले रहा है। लेकिन अगर यही हम किसी और के हाथ पर अपना हाथ रखें जिसका हाथ हमारे से सेम साइज का ना हो, मतलब सेम साइज के छोटा बड़ा हो, तो वो क्या होता है, पूर्ण रूप से ऐसे इस तरीके से नहीं ढक पाएगा, तो वो क्या होता है, सर्वांग सम नहीं होता। लेकिन हमारा जो दोनों हाथ है वो सर्वांग सम है, ठीक है। और अगर हम आकृति की बात करें, दो त्रिभुज, अगर हम बात करें ये दो त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर इसकी जो त्रिज्या है R1 है, मान लीजिए त्रिज्या है, ये O है, केंद्र O है, और ये त्रिज्या है R1 R2, ये सर्वांग सम होगा। ये हमारा है सर्कल C1 है, यह है C2 है। अब हमारा C1 सर्वांग सम होगा C2। इसके लिए कंडीशन कब, जब R1 इक्वल टू R2, दोनों त्रिभुज जब बराबर होंगे तो ये हमेशा सर्वांग सम होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो त्रिभुज समान होंगे तो आकृति जो वृत्त बनेगा वो हमेशा हमारा सर्वांग सम होगा, ठीक। और आकृति देखते हैं, जैसे अगर वर्ग है, अगर चारों भुजाएं, अगर मैं बात करूं
शीर्ष में बात करता हूं ए बी सी डी। अगर यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में तो बराबर है ही, क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है। लेकिन अगर एक और अगर हम वर्ग बनाते हैं यक्स करने, ऐसे नहीं, पी क्यू आर यस, ठीक है। अगर अब यहाँ पर हम बात करें भुजा की, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होंगे, लेकिन ये सर्वांगसम तभी होंगे जब इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, तभी एक दूसरे के ऊपर जब हम अगर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है, ठीक है। अब कोई भी आकृति अगर एक दूसरे के पर रखने पर अगर वो दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर हमने दूसरा रख दिया पीछे वाला हाइड हो गया, ये तब कंडीशन आप सोचेंगे कि जब छोटा होगा, छोटे के ऊपर बड़ा रख लेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे वाला नहीं दिखेगा, वो कंडीशन की बात नहीं हो रही है। दोनों को अगर मैंने इसके ऊपर रखा, वो नीचे वाला भी नहीं दिखना चाहिए, और फिर नीचे वाला उसके ऊपर रखूं तो भी नीचे वाला नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तभी सर्वांग-सम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर ये छोटा है बड़ा वाला उसके ऊपर रख देंगे तो वो तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं है। सर्वांग-समता का मतलब है दोनों शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, चाहे हम पहले वाले को एक दूसरे के ऊपर रखें चाहे दूसरे वाले को उसके ऊपर रखें, दोनों कंडीशन में हमारा एक ढक जाना चाहिए। तो ये वर्ग कब बराबर होगा, जब मान लीजिए ये भुजा की लंबाई है जो है, ये क्या रख लूं, यक्स रख लेता हूं, ये भुजा यक्स है सब, ठीक है, और ये भी भुजा हमारा ये x1 है, और ये होगा हमारा x2, सारी भुजाएं x2 हैं, ठीक है। तो जब यहाँ x1 बराबर x2 होगा, जब भुजाएं 5 सेंटीमीटर की अगर ये तो 5 सेंटीमीटर की चारों भुजा होगी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सर्वांग-सम होगा। और भी आकृतियां हैं आपकी किताब में है, सारी आकृतियों को आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए और एक दूसरे को बनाइए और फिर देखिए एक दूसरे पर रखिए, अगर एक दूसरे को वो ढक लेती हैं तो वो सर्वांग, ठीक है। दो आकृतियां अगर एक दूसरे के ऊपर रखने पर अगर वो ढक ले रही हैं एक दूसरे को तो वो सर्वांग-सम होती हैं, ठीक है। और इसके परिभाषा की बात करें तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, शेप एंड साइज, आकार और उसकी जो आकृति है वो और उसका जो आकार है वो सेम होना चाहिए, जो उसकी साइज और आकार दोनों सेम होना चाहिए, तभी वो सर्वांग-सम होगा। अगर साइज एक है आकार अलग अलग है, हम बड़ा बड़ा कर दें तो वो सर्वांग-सम नहीं होगा, ठीक है, वो समरूपता के केस में जाएगा, जो कि हम आगे चैप्टर में देखेंगे। हमारे सर्वांग-सम जो होती है वो समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप जो होता है वो सर्वांग-सम नहीं, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा इस चैप्टर का 13A का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन है, तो 3 चीजें दी हुई हैं, अभी देख लीजिए क्या होती है। यही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, वो इसमें क्या है, 2 रेखाखंड सर्वांग-सम होते हैं, ठीक है। अगर हम रेखाखंड की बात करें, पहला है 2, मैं आपको समझा देता हूं, 2 रेखाखंड सर्वांग-सम होंगे, 2 रेखाखंड सर्वांग-सम होंगे। एक रेखा ये है AB और दूसरा है CD, ये सर्वांग-सम, AB रेखाखंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। AB हमारा सर्वांग-सम होगा CD के, ठीक है। ये कब होगा, जब मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है और ये है y सेंटीमीटर, यहाँ ये कंडीशन होगा, ये तभी सर्वांग-सम होंगे यदि x इक्वल टू वाई या फिर AB बराबर होगा CD के, ठीक है। इसकी जो लंबाई बराबर होगी तभी ये सर्वांग-सम होगा, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं। दूसरी जो बात की जा रही है, 2 कोणों की बात की जा रही है। देखिए, अगर हमारा एक कोण है, ये है ABC, अगर ये 60 डिग्री की है और ये दूसरा कोण है PQR और ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी सर्वांग-सम होंगे। इसकी साइज बात नहीं की जा रही है भुजाओं की, ठीक है, ये कोण की बात की जा रही है। अगर ये कोण 60 डिग्री तो हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा ढक लेगी, ठीक है। यदि कोण का मान बराबर होंगे 2 त्रिभुज का
तो वो क्या होगा, ये त्रिभुज क्या होंगे, चाहे जितने भी त्रिभुज बने अगर वो सेम डिग्री के हैं तो वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, और तीसरी बात कर रहा हूँ वृत्त का। जैसे दो वृत्त सर्वांगसम होंगे कब, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बता दिया था इसके पहले, ये वृत्त है और एक ये वृत्त है और ये O है, ये R1 है और ये है R2 है, ये है O और ये O डैश। ठीक है, ये है हमारा O1 मान लीजिए और ये है O2। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे O1 सर्वांगसम होगा O2 यदि कब, जब R1 इक्वल टू R2 होगा। ठीक है, तो इतना ही था और इसकी परिभाषा तो मैं बता ही दिया हूँ। जब दो आकृतियां शेप एंड साइज यानी कि आकार और साइज में, आकार और माप में दोनों में जब बराबर होती हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्वांग समता में वो सर्वांग समता होती हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इस चैप्टर में इतना ही था और इसके बाद हम 13A को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये सीक्वेंस में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इसका कॉन्सेप्ट किधर गया, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ जो भी होता है। उसके बाद फिर अगर बीच में चैप्टर आ गया तो हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर त्रिभुज का सर्वांग समता पढ़ेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा 2-3 चैप्टर एक साथ है। ठीक है, त्रिभुज की रचना भी है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेते हैं। और ठीक है, ये 13A है चैप्टर है। आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, इसके पहले वाला भी कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, त्रिभुज के प्रकार। और देखिए त्रिभुज के प्रकार जो आपने देखा तो क्वेश्चन नंबर 3-4 है। ये देखिए प्रकार पर आधारित है, कोणों पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका आकृति पर आधारित है। ठीक है, और ये सर्वांग समता पर है। आप जरूर इस चैप्टर को सॉल्व करिएगा और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, तो अभी इतना ही है इस क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलते हैं फिर त्रिभुजों की पहले चैप्टर को सॉल्व करेंगे, 13A को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।